हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो सीरीज में। तो आज हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे जियोग्राफी की, भूगोल की। ये प्रैक्टिस वीडियो जी है जो सारी डाली जा रही है, यहाँ से अपलोड की जा रही है। तो स्टार्ट करेंगे आज से हम जियोग्राफी, भूगोल। ठीक है, सिलेबस वही है मेंस का और प्री दोनों ओरिएंटेड ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट हम जियोग्राफी करें एकदम बेसिक लेवल से। बेसिक लेवल से कहाँ से? हमारे सराउंडिंग से, जहाँ पे हम रहते हैं, मतलब पृथ्वी पे। ठीक है, तो पृथ्वी से स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले देखेंगे कि पृथ्वी क्या है। सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि पृथ्वी क्या है। एक ग्रह है, ग्रह है। ठीक है, अब ग्रह क्या होता है? ग्रह होता है कोई भी पिंड होता है। ठीक है, खगोलीय पिंड जो सोलर सिस्टम में सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, बेसिकली उसको ग्रह बोलते हैं। ठीक है, ग्रह के अलावा इस पे जीवन संभव है। जीवन पाए सॉरी जीवन, पृथ्वी पर जीवन संभव है। मानव जाति इस पे पाई जाती है। तो ये सब है। अब पृथ्वी, सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्योंकि पृथ्वी का शेप कैसा है। अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं तो जो भी हमारे पास थे वैज्ञानिक या भूगोलवादी लोग, वो क्या करते थे, उनको एग्जैक्ट शेप नहीं पता था पृथ्वी का। कोई कहता था पृथ्वी टेबल के शेप का है, मतलब इस पे चलते चलते जाओ, फिर अचानक से तुम एक एज आएगा, एक लास्ट मतलब छोर आएगा, वहां से तुम नीचे गिर जाओगे। कुछ ऐसी अवधारणाएं थी, तो उसको हटाया गया। बाद में हमें पता चली कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, पृथ्वी गोल है, ये हमें पता चला आकृति। पर अगर भूगोल के हिसाब से देखें तो इसकी जो एग्जैक्ट इसका जो एग्जैक्ट शेप है, इसकी जो मतलब करेक्ट आकृति है, वो कैसी? पृथ्वाकार है। इंग्लिश में पृथ्वाकार को जियोइड बोलते हैं। तो पृथ्वी की आकृति कैसी हमें पता चली? फिर जियोइड, मतलब होती कैसी है? जियोइड होती है पृथ्वी की आकृति। ठीक है, अब आकृति जियोइड क्या होता है? जियोइड आकृति कौन सी होती है? जियोइड आकृति होती है कि जो पृथ्वी के मध्य भाग होंगे वो उस वहां पे उभार होगा। मध्य भाग मतलब ये ऐसी अगर आपकी पृथ्वी है तो जो ऊपर वाला और नीचे वाला जो दोनों ध्रुव होते हैं उसको छोड़ के जो मध्य वाला भाग होता है वहां पे थोड़ा सा उभार होगा। ठीक है, और जो अक्षीय बिंदु होते हैं वहां पे चपटा होगा, मतलब ऊपर नॉर्थ एक्सिस और साउथ एक्सिस वहां पे ये चपटे होंगे थोड़े से। ठीक है, जैसे आप बॉल लो और बॉल को ऊपर नीचे थोड़ा सा अगर प्रेस कर दो, दबा दो, तो सेम शेप कैसी आ जाएगी आपकी? पृथ्वाकार आ जाएगी, जियोइड। ठीक है, अब हमें ये भी पता करना ही पड़ेगा कि मतलब हमें जानना ही चाहिए कि हाँ, इसका शेप ऐसा ही क्यों होता है, पृथ्वाकार ही क्यों होता है। इसका मेन रीजन होता है कि पृथ्वी जब घूर्णन करती है, ठीक है, तो उस पे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण दो और आभासी बल काम करते हैं। कौन कौन से? अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, ये दोनों काम करते हैं। तो ये दोनों बल काम करते हैं, उसके परिणाम के हिसाब से पृथ्वी का आकार कैसा होता है? जियोइड होता है, पृथ्वाकार। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि अपकेंद्रीय बल क्या होता है और अभिकेंद्रीय बल क्या होता है। अपकेंद्रीय बल होता है जो पृथ्वी में सेंटर से बाहर की तरफ जो बल कार्य करता है, उस पे अपकेंद्रीय बल लगता है। ये हमेशा सर्कुलर सर्कुलर मोशन में ही काम करते हैं, मतलब वृत्ताकार गति में ही काम करते हैं। ये दोनों आभासी बल वृत्ताकार गति में ही लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अगर आप किसी डोरे में पत्थर बांध के छोटा सा उसको घुमाने की कोशिश करते हो, तो वहां पे ये दोनों बल काम करते हैं। ठीक है, अब आपकी उंगली में जो आपने धागा पकड़ा है, वहां से सेंटर से मास की तरफ, पत्थर की तरफ जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, मतलब बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है। अभिकेंद्रीय बल मतलब जो पत्थर सेंटर पे जो फोर्स लगाती है उसको हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे जैसे अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल इस पे इफेक्ट डालते हैं, तो अब अभिकेंद्रीय बल क्या होता है आपका? बेसिकली mv² डिवाइड बाई आर होता है, अगर इसके फॉर्मूले की बात करें। ठीक है, तो अब क्या होता है, बार बार जब आपकी रेडियस बढ़ रही है या घट रही है तो उस पे इफेक्ट पड़ रहा है। किस पे? डिस्टेंस पे। डिस्टेंस मतलब जो त्रिज्या थी। ठीक है, त्रिज्या पे जब इफेक्ट पड़ रहा है तो उसी के कारण गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर आ रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल में जब अंतर आ रहा है तो उसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ा? हमारी पृथ्वी के शेप पे पड़ा। ठीक है, तो उसको क्या किया, गुरुत्वाकर्षण बल ने थोड़ा सा पृथ्वी का आकार चपटा किया, प्रेसिंग बॉल की साइड तरह। और इस आकार को हमने क्या बोला, क्या नाम दिया? पृथ्वाकार। ठीक है,
तो ये आपका क्लियर हो गया कि पृथ्वाकार क्या होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब पृथ्वी को समझने के लिए हमने पृथ्वी को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। नए नजरिए का मतलब कि अब हमने वहां पे एक एक्सिस लगाई, क्योंकि पृथ्वी अब क्या कर रही है, रोटेशन कर रही है, और मतलब घूर्णन कर रही है और परिक्रमण कर रही है। तो घूर्णन कर रही है तो अब उसके लिए एक अक्षांश भी चाहिए होगा, पोल्स भी चाहिए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग तो घूर्णन करेगी। तो वही सब देखते हुए हमने पृथ्वी के को दो सिस्टम्स में आंका, एक अक्षांश और देशांतर। ये क्या थी, ये बेसिकली लाइंस थी, वर्चुअल लाइंस, आभासी रेखाएं हैं, जिससे हम पृथ्वी पे बेसिकली पोजीशंस का भी पता लगाते हैं। इसके इसके अकॉर्डिंग जिस जैसे हम जीपीएस का नाम दिया है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो वो भी अक्षांश और देशांतर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, इनके बेस पे ही देखा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जानेंगे अक्षांश क्या होता है। अक्षांश जो होता है वो केंद्र से कोणीय दूरी होती है बेसिकली। ठीक है, टोटल अक्षांश लाइंस जो होती हैं, अक्षांश रेखाएं जो टोटल हैं अर्थ पे कितनी मानी गई है, कितनी एज्यूम की गई है, 181। ठीक है, एक 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री जो हमारी प्रधान रेखा होती है, और बाकी 90 ऊपर में और 90 नीचे में। ठीक है, तो इसको हमने बोला अक्षांश। अक्षांश रेखाएं एक पूर्ण वृत्त होती हैं। पूर्ण वृत्त कैसे होती हैं, अभी 1 मिनट बाद में जस्ट मैं दिखाता हूँ आपको। 0 डिग्री की जो लाइन होती है उसे प्रधान रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और अक्षांश को ही समानांतर रेखाएं भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको लैटिट्यूड कहते हैं। अब अक्षांश को हम कैसे पहचानेंगे, तो जो लाइंस आपको एक जो चपटी लाइंस दिखती हैं, ग्लोब वगैरह आपने देखा होगा, तो ग्लोब को जब आप देखते हैं तो ग्लोब पे कुछ ऐसे टाइप की ऐसे ऐसे करके लाइंस बनी होती है अर्थ की। वो चपटी लाइंस ही बेसिकली क्या होती है, अक्षांश होती है। ठीक है, आज ये हम 1 मिनट में अक्षांश को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि क्या होती है बेसिकली अक्षांश रेखाएं। ये है, ये शेप आप देख रहे हैं, ये अर्थ है। ठीक है, अब कोणीय दूरी की अभी हम बात कर रहे थे, तो ये था 0 डिग्री का एंगल, जो आपका विषुवत रेखा होता है, या आपकी 0 डिग्री होती है। यहाँ से जो भी एंगल बोल रहे हैं, कोणीय दूरी जो होती है उसी को हमें क्या बोला है, अक्षांश रेखाएं बोली, जो भी कोणीय दूरी है। ऊपर वाला आपका उत्तरी ध्रुव है, नीचे वाला आपका दक्षिणी ध्रुव। 0 डिग्री से हमें स्टार्ट करना, तो जो भी 15 डिग्री, 13 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, जो भी ये आप देख रहे हैं, ये कोणीय दूरी है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हमने बोला अक्षांश। तो अक्षांश रेखाएं अब आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको समानांतर रेखाएं भी बोलते हैं, क्योंकि ये देखिए समान अंतर पे है, ये जितनी भी लाइंस है ये समान अंतर पे खींची गई है, इसलिए इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है, ये आपका क्लियर है। कोणीय दूरी भी आपकी क्लियर है, ये सेंटर होता है और यहाँ से जो दूरी होती है इसको हम बोलते हैं कोणीय दूरी। पूर्ण वृत्त होते हैं सभी अक्षांश रेखाएं, ये भी आपका यहाँ से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कोणीय दूरी हमेशा कंप्लीट ही हो रही है। ये जो भी दूरी आपकी देखिए, जो भी बना रहे हैं ये पूर्ण वृत्त बना रहे हैं, जितनी भी लाइन है सारी पूर्ण वृत्त बना रही है। ठीक है, चपटी लाइंस आपने देख ली, जो चपटी लाइंस होती हैं उन्हीं को बोला गया। ठीक है, अपने आप में पूर्ण वृत्त होती हैं, ये भी आपने देख लिया। 0 डिग्री को हम प्राइम मेरिडियम या प्रधान या विषुवत रेखा बोलते हैं, वो भी आपने देख लिया। समानांतर रेखाओं को लैटिट्यूड भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अक्षांश रेखा भी कहते हैं। देशांतर रेखाएं क्या होती है, जो हमारे पोल्स को, ठीक है, क्या करती हैं, जो हमारे पोल से निकलती हैं जो लाइंस, उसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, ये क्या थी, ये चपटी लाइंस थी ग्लोब पे, बट जो खड़ी खड़ी लाइंस होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं बोलते हैं। तो इनको पहचानने का सबसे आसान तरीका यही है, जो चपटी लाइंस होंगी पृथ्वी पे वो अक्षांश होगी, और जो खड़ी खड़ी लाइंस होती हैं उनको देशांतर बोलते हैं। खड़ी खड़ी लाइंस क्यों होती है, क्योंकि ऊपर हमारा कौन सा ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव होता है, नीचे हमारा दक्षिणी ध्रुव होता है। तो उन दोनों ध्रुवों को वो रेखाएं मिलाती हैं, तो ध्रुवों को मिलाने वाली बेसिकली ये रेखाएं होती हैं, इनको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखाएं पूर्णवृत्त नहीं होती हैं, ये सिर्फ अर्धवृत्त ही होती है। ठीक है, क्योंकि ये पोल्स को मिलाती हैं, इसलिए ये अर्धवृत्त होती है। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। एक बार फिर से फिगर की तरफ चलते हैं और आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, ये था, सॉरी गलत फिगर आ गया।
ये है तो देशांतर रेखा है। और सॉरी, समानांतर रेखा है। समानांतर रेखाएं कौन सी होगी? जो पृथ्वी पे कैसी रेखाएं चपटी लाइन्स होती हैं उनको बोलते हैं। तो ये सारी आपकी हैं चपटी लाइन्स। 0 डिग्री वाले को हम इक्वेटर भी बोलते हैं। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल्स आपके क्लियर है, पॉइंट्स आपके क्लियर है। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड जो खड़ी खड़ी रेखाएं थी, खड़ी खड़ी रेखाएं, इनको हिंदी में देशांतर बोलते हैं। और लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें अब आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखना, जो लैटिट्यूड्स होते हैं मतलब जो अक्षांश होते हैं, ये अपने आप में पूर्ण वृत्त होते हैं। पर जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ये अर्धवृत्त होते हैं, ये पूर्ण वृत्त नहीं होते हैं, क्योंकि ये 180 डिग्री तक ही जा रही है। यहाँ पे वैसे फिगर में देख रहे हैं, थोड़ा सा गैस कर सकते हैं, बट ये अर्धवृत्त होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, आते हैं फिर अपने हम नोट्स पे वापस। हमारा क्या क्या क्लियर हो गया? पृथ्वी, उसके बारे में, उसका शेप कैसा है, उस पे कौन से बल काम करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हमें ये पता होगा अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। ठीक है, ये पता होगा अक्षांश क्या होता है, जो केंद्र से कोणीय दूरी होती है। अगर इनको पहचानना तो चपटी लाइंस होती है। कितनी होती है टोटल पृथ्वी पे अक्षांश रेखाएं? मैं आपको फिगर से भी दिखा देता हूँ कि पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। ये है अक्षांश रेखाएं, जो या समानांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, जो चपटी लाइंस होती हैं। तो चपटी लाइंस कितनी होती है टोटल? ये आपका नॉर्थ पोल, ये आपका साउथ पोल, ये आपका 0 डिग्री पे इक्वेटर होता है, विषुवत रेखा। अब क्या करते हैं कि 0 डिग्री से लेकर के जो भी ऊपर के पार्ट्स होते हैं उसमें 90 अबव, मतलब ऊपर 90 लाइंस ऊपर होती है और 90 लाइंस ही नीचे होती है। तो 90 और 90 तो 180 हो गए, और एक हमें 0 डिग्री वाला भी इंक्लूड करना है। तो मतलब कितनी समानांतर रेखाएं हो गई, या कितनी अक्षांश रेखाएं हो गई? टोटल 181 हो गई। 90 ऊपर, 90 नीचे और एक बीच में जीरो, 181। लॉन्गिट्यूड में कैसे क्या हुआ? लॉन्गिट्यूड में आप देख रहे हैं अर्धवृत्त होते हैं, कंप्लीट नहीं होते। ये आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर आपका इतना चीज क्लियर हो गया, अक्षांश और देशांतर क्लियर हो गया, ठीक है, देशांतर, अर्धवृत्त, अक्षांश, पूर्ण वृत्त, ये याद होना चाहिए। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियम या प्रधान भी बोलते हैं। अब यहाँ से चलिए एक यूपीएससी का क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं, हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में है कि कथन दिया गया है उसमें से कौन से करेक्ट है। सभी देशांतर रेखा रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, फर्स्ट थिंग। दूसरी, तो सभी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है। अब हम आप बात करते हैं देशांतर रेखाएं कौन सी होती थी। देशांतर रेखाएं होती थी जो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती थी। ध्रुवों की मिलाने वाली रेखाओं की अगर हम बात करें, फिगर्स में जाएं, तो ये है। ठीक है, इंग्लिश में इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ये होती है देशांतर रेखा, ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं होती है। तो क्या इनके बीच की दूरी बराबर होती है? बीच की दूरी बराबर नहीं होती है। आप फिगर्स में भी देख के एकदम क्लियर है, क्योंकि ध्रुवों पे ये कम होती है, बीच में जैसे जाते जाते हैं बीच के साइड में ज्यादा होती है। ठीक है, ध्रुवों पे कम होती है, बीच की साइड में ज्यादा होती है। तो मतलब फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट क्या हुआ? इनकरेक्ट। कौन सा वाला? सभी देशांतरों के बीच की दूरी सदैव बराबर होती है, ये क्या हो गया हमारा? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरे वाले स्टेटमेंट पे। दूसरा वाला स्टेटमेंट बोलता है कि इस सभी अक्षांशों के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है। तो अक्षांश रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं कौन सी होती हैं? जो चपटे आकार में रेखाएं खींची होती हो, वही होती हैं। अगर आपको समझने के लिए बेसिकली बताया जाए, ठीक है, तो वो होती है अक्षांश रेखाएं। अब चपटे आकार की होती है अक्षांश रेखाएं की हम बात करें, अक्षांश रेखाएं सबके बीच की दूरी बराबर होती है। ये हमने पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो इससे हम अब सिंपली बता सकते हैं, क्योंकि कोणीय दूरी होती है अक्षांश रेखा, बेसिकली कोणीय दूरी होती है तो सबकी बराबर हो। ठीक है, केंद्र से कोणीय दूरी होती है तो केंद्र से सबकी कोणीय दूरी हमेशा बराबर होती है। तो इसलिए अक्षांश रेखाओं वाला जो स्टेटमेंट है हमारा कि सभी अक्षांशों के बीच की दूरी आपस में बराबर होती है, ये हमारा सही है। इसलिए आंसर में हमने फर्स्ट को इनकरेक्ट किया, सेकंड को करेक्ट किया। थर्ड वाले की अब हम बात करते हैं। थर्ड वाला देखते हैं, तो ये बोला कि सभी अक्षांश तथा देशांतर बृहद वृत्त का पार्ट होते हैं।
अभी हमने जस्ट ऊपर ही स्टेटमेंट में क्लियर किया था कि अक्षांश रेखाएं जो होती है वो बृहद वृत्त का पार्ट होती है, ठीक है। बट जो देशांतर रेखाएं होती है वो नहीं होती है, ठीक है। बृहद वृत्त क्या होता है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं। तो देशांतर रेखाएं क्या होती थी, बृहद वृत्त का पार्ट थी, ठीक है। पर सॉरी, गलत हो गया। जो देशांतर रेखाएं, मतलब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा बृहद वृत्त क्या होता है। बृहद वृत्त वो होता है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे। तो अब पृथ्वी एक ही जगह से दो बराबर पार्ट में बढ़ सकती है सेंटर से, तो सेंटर वाली जो लाइन होती है उसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो विषुवत रेखा एक ऐसा अक्षांश है जो बृहद वृत्त है, ठीक है। सिर्फ विषुवत रेखा, क्योंकि वही दो बराबर भाग में पृथ्वी को बांट रहा है, सिर्फ विषुवत रेखा इसलिए। और अक्षांश हमारे बृहद वृत्त के पार्ट नहीं होते, ये हमारा पहले से क्लियर है, ठीक है। सॉरी, अक्षांश जो होते हैं वो हमारे बृहद वृत्त होते हैं। एक बार हम फिगर में जाते हैं ताकि हमारा क्लियर हो जाए। ये सारे अक्षांश है, ये सारे क्या होते हैं, बृहद वृत्त का पार्ट होते हैं, क्योंकि इनकी कोणीय दूरी सेंटर से होती है, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत होगा, क्योंकि हमारे पास एक विषुवत रेखा ही ऐसी चीज है जो बृहद वृत्त में काम करती है, ठीक है। मतलब विषुवत रेखा ही एक ऐसा अक्षांश है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट सकता है, वो भी 0 डिग्री से, तो इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट नोट को हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो सारे अक्षांश होते हैं वो बृहद वृत्त नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि बृहद वृत्त क्या होता है, जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। तो 0 डिग्री वाला जो अक्षांश होगा सिर्फ वही बृहद वृत्त का पार्ट होगा, ठीक है। अब जो दो देशांतर होते हैं उनके बीच की दूरी किसी अक्षांश विशेष पर सदैव समान होती है। क्यों होती है, क्योंकि अक्षांश जो होते हैं वो बराबर की दूरी पर होते हैं। जो अक्षांश क्या थे, या समानांतर रेखाएं क्या थी, जो चपटी रेखाएं थी। और चपटी रेखाएं आपस की दूरी में हमेशा बराबर होती है, बराबर पार्ट्स में डिवाइड होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में क्या बोला कि दो देशांतरों के बीच की दूरी किसी अक्षांश विशेष पर सदैव समान होती है। अक्षांश विशेष पर दो देशांतरों के बीच की दूरी वो समान ही होगी या नहीं होगी, होगी। कैसे, आइए फिगर में जानने की कोशिश करते हैं। ये आपका जो खड़ी खड़ी लाइन्स है ये आपकी हो गई देशांतर, और ये जो समानांतर लाइन्स हैं ये आपकी कैसी हो गई, चपटी लाइन्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे देशांतर ले, किसी भी लाइन पे ले ले, जैसे हम 30 डिग्री वाले पे ले रहे हैं, ठीक है। 30 डिग्री वाले पे अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो सेम है। एक पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला लेते हैं, दूसरा पॉइंट ये लेते हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका सही। आगे हम कोशिश करेंगे कि पृथ्वी का संचलन, मतलब पृथ्वी पृथ्वी कैसे चलती है, पृथ्वी में का चलना कैसे होता है, ठीक है। तो पृथ्वी में दो तरह की मूवमेंट्स होती है। पृथ्वी का संचलन मतलब मूवमेंट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अब पृथ्वी में बेसिकली दो प्रकार की गति पाई जाती है, ठीक है। एक पृथ्वी का संचलन, एक तो पृथ्वी खुद गति कर रही है, ठीक है। दूसरा पृथ्वी के अंदर संचलन जो हो रहा है, जिसको पार्थिव संचलन भी बोलते हैं। पार्थिव संचलन क्या होता है, अब वो संचलन जो पृथ्वी के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, पृथ्वी का पार्थिव संचलन, ठीक है। पृथ्वी का संचलन मतलब पृथ्वी एक इकाई के रूप में किसी प्रकार का अगर संचलन करती है तो उसको हम बोलते हैं पृथ्वी का संचलन, या मूवमेंट ऑफ अर्थ एज ए सिंगल यूनिट। मतलब अगर पृथ्वी को एज ए सिंगल यूनिट मूवमेंट कर रही है, गति कर रही है, संचलन कर रही है, तो उसको बोलते हैं पृथ्वी का संचलन। और पृथ्वी के अंदर में जो संचलन होता है उसको अर्थ का मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब जो पृथ्वी की खुद की गति का हो रही है, एक इकाई में हो रही होगी, तो उसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, जैसे घूर्णन, घूर्णन पूरी पृथ्वी करती है, परिक्रमण, पृथ्वी परिक्रमण करती है, पृथ्वी घूर्णन करती है अपने एक ही जगह से। पृथ्वी जो घूमती है उसको घूर्णन बोलती है, और घूमते हुए आगे बढ़ती है, चक्कर लगाती है सूर्य पे, उसको बोलते हैं हम परिक्रमण। तो
घूर्णन और परिक्रमण किस कैटेगरी में आते हैं? पृथ्वी के संचलन में आते हैं। ठीक है, ये मूवमेंट्स पृथ्वी के संचलन में आती हैं। ठीक है, और पृथ्वी का अगर पार्थिव संचलन की बात करते हैं, अर्थ के इंटरनल मूवमेंट की बात करते हैं, तो जैसे जैसा त्रासदी आती है, भूस्खलन, ज्वालामुखी, प्लेट विवर्तनिक, ये सब आते हैं, तो इसको हम बोलते हैं भूकंप। ये सब जो मूवमेंट्स होते हैं, ये पृथ्वी के पार्थिव संचलन में होते हैं। ठीक है, पृथ्वी के तो हमने एक चीज और क्लियर की, पृथ्वी के शेप वगैरह, पृथ्वी के बारे में पढ़ा। वर्चुअल ग्रिड्स जो होते हैं, ग्रिड लाइंस होती हैं पृथ्वी के, उनके बारे में पढ़ा, अक्षांश, देशांतर, ये सब। ठीक है, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल, ये जाना हमने। अब हम यहाँ पे जानने की बात करें कि पृथ्वी में कैसे मूवमेंट्स होते हैं। ठीक है, एक इंटरनल मूवमेंट होता है पृथ्वी के अंदर, इंटरनल, और एक मूवमेंट होता है एज ए सिंगल यूनिट पृथ्वी का। तो जो पृथ्वी का एक इकाई के रूप में मूवमेंट हुआ, उसको हमने पृथ्वी का संचलन कहा। एग्जाम्पल के लिए पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का परिक्रमण। और जो पृथ्वी का पार्थिव संचलन हुआ, उसमें उसमें पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट्स, जो संचलन हुआ, उसकी हमने बात की। एग्जाम्पल के भूकंप, ज्वालामुखी का आना, विवर्तनिकी, भूस्खलन, ये सब। ठीक है, आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे जानने की अब हम बात करते हैं। आगे हम जानेंगे पृथ्वी का संचलन। पृथ्वी का संचलन कैसे होता है। ठीक है, ये हम बात करेंगे। सबसे पहले तो हम पृथ्वी का संचलन अब देखेंगे एज ए सिंगल यूनिट, मतलब इकाई के तौर पर। ठीक है, इकाई के तौर पे पृथ्वी का संचलन तीन तरीके से हो सकता है। एक गैलेक्टिक संचलन, घूर्णन और परिक्रमण। गैलेक्टिक संचलन को इंग्लिश में गैलेक्टिक मूवमेंट बोलते हैं, घूर्णन को रोटेशन बोलते हैं, और परिक्रमण को रिवॉल्यूशन बोलते हैं। थोड़ी थोड़ी अगर इंट्रोडक्शन की उनकी बात करें, तो गैलेक्टिक संचलन, जो गैलेक्टिक मूवमेंट होता है, वो जब पृथ्वी, चलो पहले घूर्णन और परिक्रमण बता देते हैं, फिर गैलेक्टिक संचलन पे आते हैं। घूर्णन क्या होता है? जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, रोटेशन करती है, उसको हम घूर्णन बोलते हैं। परिक्रमण जो पृथ्वी करती है, दोनों ऐसे वृत्ताकार मोशन में ही हो रहे हैं। और परिक्रमण क्या हुआ? परिक्रमण हुआ कि मूवमेंट करते करते ये ग्रह के सूर्य के चारों तरफ सोलर सिस्टम में क्या कर रही है, अपनी परिक्रमा भी कंप्लीट कर रही है, परिक्रमा पूरी कर रही है, तो उसको हमने बोला पृथ्वी का संचलन। ठीक है, गैलेक्टिक संचलन हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। ठीक है, लेक्चर 2 में। इतना हमारा था। रिविजन के तौर पे हम एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या क्या किया। फर्स्ट लेक्चर है, ज्यादा बोरिंग नहीं बनाऊंगा, क्योंकि आगे अब इसको कंप्लीट करना है। तो आपका मैंने टारगेट किया हुआ कि 30 से 32 वीडियोस के अंदर में आपकी जियोग्राफी मेंस को मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, एज ए प्रैक्टिस वीडियो इसको कंप्लीट कर दूंगा। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी आप अपनी मेहनत कीजिए, अपने रिसोर्सेज से आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ से बस मैं आपको एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जो वो मैं, मतलब जो चीजें मैं रिवाइज कर रहा हूँ, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ ऑनलाइन अपलोड कर दूं। अगर किसी की हेल्प हो रही है उससे, तो वो हो जाए, बस इतनी सी मेरी कोशिश। तो हमने पृथ्वी के बारे में जाना, उसकी आकृति पृथ्वाकार होती है। पृथ्वाकार आकृति क्या होती है? मध्य भाग में जो थोड़ी उभार होती है, और अक्षीय बिंदुओं पे चपटा होता है। क्यों है? क्योंकि घूर्णन करती है पृथ्वी, घूर्णन करती है। घूर्णन क्या है? एक वृत्ताकार गति होती है। वृत्ताकार गति अगर हो रही है, तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी पर दो प्रकार के और आभासी बल काम करते हैं, अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है? जो सेंटर से, जो बाहर से सेंटर की तरफ लगता है, उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों को बोलते हैं। ठीक है, ये था एग्जांपल्स। अगर आपको करने हैं आप केंद्रीय बल के, तो जो आप लस्सी से वो घी वगैरह निकालते हैं, मक्खन निकालते हैं, वो इसका एग्जांपल। आप केंद्रीय बल का, जो आप डोरे में पत्थर को बांधते हैं, उसको घुमाने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है आपका आप केंद्रीय बल। ठीक है, अब अगर पृथ्वी पे इसका परिणाम देखें, तो इसका अर्थ जियोइड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि त्रिज्या में अंतर आ रहा है। ठीक है, इसलिए त्रिज्या में अंतर क्यों आ रहा है? क्योंकि ये बल जब इस पे काम कर रहे हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल पे भी उसका इफेक्ट आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल का इफेक्ट आ रहा है। तो जो इसके पोल्स पे
पोल्स पॉइंट पे, मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव वाले भागों में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है तो वो चपटे हो रहे हैं, बाकी जहाँ पे फ्री हो रहा है वहाँ पे उभार हो रहा है। ठीक है, बीच में उभार हो रहा है। उसके बाद हमने जाना अक्षांश और देशांतर क्या होती है। अगर पहचानने की कोशिश करें तो ये ग्रिड सिस्टम लाइन्स होती हैं। अक्षांश होती है जो केंद्र से कोणीय दूरी होती है, उसको हम अक्षांश बोलते हैं। टोटल 191 होते हैं, 0 डिग्री एक होता है, 90 ऊपर 90 नीचे। ठीक है, 90 उत्तरी ध्रुव और 90 दक्षिणी ध्रुव में, और 0 डिग्री जो बीच वाला होता है, उसको टोटल मिला के 191 होते हैं। अगर इसको पहचानने की कोशिश करें तो ये चपटी लाइन्स होती है पृथ्वी पर, जो आभासी चपटी लाइन्स होती है उसको बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश। अगर खड़ी खड़ी लाइन्स होती है तो उसको हम देशांतर बोलते हैं, देशांतर। पूर्णवृत्त, अब खड़ी खड़ी लाइन्स हमेशा कोई पूर्णवृत्त नहीं होते, क्योंकि पूर्णवृत्त क्या होता है, जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटने की कोशिश करे। ठीक है, और अक्षांश का जो 0 डिग्री लाइन होती है वही सिर्फ दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांट सकती है, तो एक ही होती है। ठीक है, अक्षांश को हम समानांतर रेखाएं भी कहते हैं। क्वेश्चन हमने एक किया है, क्वेश्चन आप देख लेना दोबारा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जाना बृहद वृत्त। बृहद वृत्त क्या होते हैं, जो सर्कल, मतलब पृथ्वी को दो भागों में बांट रहे थे, उसको हमने बृहद वृत्त बोला। मतलब जो 0 डिग्री की लाइन थी उसको बृहद वृत्त बोला, जिसको हम विषुवत रेखा बोलते हैं। ठीक है, जो सारे अक्षांश होते हैं वो बृहद वृत्त नहीं होते, लेकिन सारे देशांतर देशांतर लाइन्स जो होती है वो बृहद वृत्त का भाग होती है, लेकिन जो 0 डिग्री वाली लाइन होती है सिर्फ वही एक बृहद वृत्त होती है। ठीक है, बाकी सारी देशांतर रेखाएं जो हो बृहद वृत्त का भाग होती है। ठीक है, ये था। हमने ये भी पढ़ा कि देशांतरों के बीच की दूरी वो किसी अक्षांश विशेष पर सदैव समान होती है। अक्षांश विशेष पर मतलब जो चपटी लाइन्स होती है, और देशांतर मतलब चपटी लाइन्स पे अगर देशांतर, कोई चपटी लाइन लिया हमने, उस पे हम दो देशांतर के बीच की दूरी देखेंगे तो वो हमेशा समान होती है। ठीक है, ये देखा। उसके बाद देखा हम पृथ्वी का संचलन कैसे होता है। पृथ्वी के दो प्रकार के संचलन है, एक पृथ्वी का संचलन हुआ, एक पृथ्वी का पार्थिव संचलन हुआ। पृथ्वी का संचलन में क्या हुआ कि पृथ्वी एज ए सिंगल यूनिट जो मोशन करती है, जो भी मूवमेंट करती है, उसको हमने बोला। हिंदी में अगर बात करें तो पृथ्वी एक इकाई के रूप में किसी भी प्रकार का संचलन जो करती है उसको हम बोलते हैं पृथ्वी का संचलन। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, एग्जाम्पल में जो पृथ्वी घूर्णन करती है और परिक्रमण करती है, और एक गैलेक्टिक संचलन होता है, इसको पृथ्वी का संचलन बोलते हैं। पृथ्वी का जो पार्थिव संचलन होता है वो जो पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट है, पृथ्वी के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको, ठीक है, अर्थ मूवमेंट बोलते हैं, या पृथ्वी का पार्थिव संचलन बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में भूकंप, भूस्खलन, ज्वालामुखी का आना, ये प्लेट विवर्तनिकी, ये सब होता है। ठीक है, पृथ्वी का संचलन तीन प्रकार का होता है। मूवमेंट ऑफ द अर्थ, देयर थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ: गैलेक्टिक मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट, और बताओ यार, चलो नहीं बताओ। तीन प्रकार का होता है। ठीक है, वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। गैलेक्टिक, रोटेशनल, और रोटेशनल मतलब गैलेक्टिक का होता है गैलेक्टिक ही। ठीक है, हिंदी में भी गैलेक्टिक को गैलेक्टिक ही बोलते हैं। गैलेक्टिक संचलन, घूर्णन और परिक्रमण। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, कल से प्रॉपर क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएगी, वैसे आज से हो गई। बस आपको लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि अगर फॉलो करो तो आप कंप्लीट वीडियो को फॉलो करो, मैं पूरे सिलेबस को कवर करूंगा। ठीक है, ओके, बाय टू एवरीवन।